मेरा नाम है हमजा अज़हर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिनको हमने खुद बड़ी देर से ऑब्ज़र्व किया है। एक यंग लीडर हैं, वकील हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बैरिस्टर हसान खान नियाजी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस टुडे। वेलकम हमजा, थैंक यू सो मच, आपने हमें दावत दी। ठीक है, तो नियाजी साहब हमें ये बताइएगा कि आप वकील भी हैं, आपको लोग एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से भी देखते हैं जब आप हज़ारों लोगों की प्रोटेस्ट्स लीड करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप अपने आप को प्राइमरीली क्या कंसिडर करते हैं? आई एम एन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ, पता नहीं बना हूँ या नहीं, ये तो अवाम और खुदा को ही बेहतर पता है, लेकिन दिस इज़ माई पैशन, this is my ultimate goal. I believe that we as a human being are born to serve one another. Social responsibility का जो एक सोच है, मैं कोशिश करता हूँ ये हमारे अंदर आए, जो बिल्ड आ रही कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता हो। लेकिन लॉयर भी हूँ, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है एक इंसान में जो इंसानियत होनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ वो पहले उसको प्रायोरिटाइज करूँ। फिर रेस्टोरेंट भी चले, फिर वकालत भी हो, फिर लॉ कॉलेज भी चलें, फिर टीचिंग भी करें, फिर टूरिज़म भी करें, पहाड़ों की हाइकिंग भी करें, स्कीइंग भी करें, फिर ये सारा कुछ होना है। लेकिन उसकी एक है, ऊपर एक बिगर अम्ब्रेला है जिसने कंटेंटमेंट है, जिधर आखिरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो मैं क्या हूँ, इंसान ही है, एक सादे से, वी हैव टू बी जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग टू यू नो, दिस इज द मेन थिंग। फिर हाँ, प्रोफेशंस होते हैं अपने अपने सारों के। बिल्कुल। तो जब लोग आपको ये रैलीज पे देखते हैं, प्रोटेस्ट्स में देखते हैं, तो वो आपको एक थोड़ा गुस्से वाला इंसान समझते हैं, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आप इंतहाई गुस्से वाले शख्स हैं? इमोशनल आदमी हूँ, हाँ। अगर मेरा कभी होता है, मैं आई थिंक जो मेरे अंदर सारी एनर्जी है, ये इसको मैं चैनलाइज करता हूँ। जो 6 काम दिन में, 2 दफ़ा टीचिंग, शाम को रेस्टोरेंट जाता हूँ, वकालत करता हूँ, दफ्तर चलाता हूँ, मल्टीपल सिटीज़ में मेरी प्रैक्टिस है, तो इसको मैं चैनलाइज करता हूँ। लेकिन ये इनबॉर्न कह लें, हमारी जो मियाँ वाली की ट्राइब है, शेरमान खैल, ये बड़ी इनबिल्ट कुछ जेनेटिक गंदा गुस्सा है हमारे अंदर। बट ये गुस्सा कभी वो इनोसेंट पे नहीं निकलता, ये निकलता भी राइट जगह पे ही है। इतना वो नहीं है कि ऐसे को मुझे क्या, मेरा गुस्सा कभी किसी गलत जगह पे नहीं निकला आज तक। मेरा आज तक कभी किसी गलत जगह, मेरा ज़ाहिर है मुश्किल आदमी को, मतलब अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़लस्तीनी रैली पे गया हूँ और इजराइल बम मार रहा है, तो आई यू कांट एक्सपेक्ट मी टू बी जंपिंग एंड स्माइलिंग एंड डांसिंग ओवर देयर। एक मैं जेन्युइनली दिल में रखता हूँ, मैं खाली कोई इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने थोड़ी जाता हूँ। मैं बुख्ती केस कर रहा है, मलिक रियाज केस हुए हैं, जाहिर है दिल में लगता है। आज ये केस हारो मसलन बुख्ती वाला, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, यू एक्सपेक्ट मी के हसान ना फील करे। आई फील ये मेरा प्रॉब्लम है कि इस, और मेरी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी है, तो ये इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर हसान नियाजी बड़ा मासूम और शरीफ हो ना, तो ये अगले ये जो है ना टायरेंट्स, ओप्रेसर्स, ये जो आते हैं, और गरीब आदमी जो मेरे पास केस लेके, ये आना छोड़ देगा। गरीब आदमी केस लेके वो कहेगा यार ये तो खुद बेचारा टिल्ला सा बर्गर है, समझ रहे? तो वो लोगों का परसेप्शन होना चाहिए, परसेप्शन है एक, एंड दैट परसेप्शन इज माई स्ट्रेंथ। वरना मुझे आपको अंदाजा ही नहीं कितनी मुश्किलात है लाइफ में, माफियाज बैठे हुए हर जगह। मेरी वकालत में आपको पता ही नहीं किस तरह के हमारे अंदरूर, आप तो ऊपर से देखते हैं ना, वकीलों ने ये कर दिया, वकीलों ने वो कर दिया, अंदर आए आपको पता चले यंग लॉयर की क्या स्ट्रगल है। बिल्कुल। लेकिन आपके वकालत के करियर से भी पहले जिस तरह हम आपको देख रहे हैं, तो आपका सियासी करियर तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब आपने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाई, आप उसके बानी हैं, आपने उसको ग्रो किया, अब वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो क्या आप सियासत में भी कदम रखेंगे?
ISF was the game changer, learning experience था, एक स्कूलिंग थी मेरी, एक्टिविज्म की स्कूलिंग मैं कहता हूँ उसको। लेकिन मैं एक्टिविस्ट, मैंने अंदाज़ा लगा मुझसे बहुत पहले था, क्योंकि आई रिमेंबर मैं 9th या 10th में O लेवल में था, तो एक जंग अखबार में देखा, एक फ़लस्तीनी, 2004 में याद आ गया, 2004 की एक रैली थी, 11th क्लास में था शायद, तो मैंने अखबार में पढ़ी, और मेरे पास गाड़ी शाड़ी कोई चलाने का, कोई मोटर बाइक कुछ नहीं, ना साइकिल की हद तक मुझे इजाज़त थी। तो आई रिमेंबर मैंने अपने ड्राइवर से झूठ बोला कि ट्यूशन पढ़ने जाना है एक जगह, उसको लेके गड़ी शॉ से, कि मुझे याद पड़ता है, बड़ा वेग मेमोरी, क्योंकि तब बच्चे थे, रास्ते नहीं आते थे। तो मैं एक मौलवियों की रैली पे चला गया, विच वॉज बींग लेड बाई इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो कौन लीड कर रहा है, और वो ना हिजबुल्लाह के पोस्टर से, लेबनान वॉर थी, मुझे याद आ गया, लेबनान, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने चला गया। मैं PTI के जलसे जुलूसों पे तो 2002-1 में भी मुझे याद है मैं गया वो, तो मैं शौक था, मेरे अंदर एक था, पैशन था, इंटरेस्ट लेता था, मैं पोलिटिसाइज हो गया था 9/11 के बाद, और स्पेशली जब अफगान वॉर अमेरिकन ने शुरू की, रियली अफेक्टेड माई कोर्स ऑफ पाथ, डायरेक्शन इन लाइफ, पूरा एक और सेंस में ले गया। तो आई थिंक ओवरऑल मल्टीपल इश्यूज, फिर मेरा घर बड़ा पोलिटिसाइज्ड है, हमारे घर की औरतें भी, मर्द भी, एंड पॉलिटिक्स इज नॉट न्यू इन आवर हाउस। पहले मेरे दादा के भाई, फिर चाचा, मामू, वालिद, इट्स नॉट समथिंग न्यू इन द हाउस, इट्स बिन देयर। वो अलग बात है, हमारे अब कम हो गए लोग, अब आई डोंट सी एनीबडी कमिंग, कजन्स में भी कितना लग नहीं रहा आगे आता हुआ, तो शायद अब कम है, बट अदरवाइज हमारे अंदर वी वर ऑलवेज पोलिटिसाइज। हमारे घर ने फातिमा जिन्ना को होस्ट किया हुआ है, तो वी हैव अ लेगेसी ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसर्स, द टायरेंट्स, द डिक्टेटर्स, तो हमारी एक लेगेसी है, वी ऑलवेज बीन ऑपोजिशन, हम इक़्तिदार में आके भी ऑपोजिशन होते हैं। हमारा एक, हम मेंटली बने, मेंटल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल रहे हैं आपके, इक़्तिदार में आके भी हम वो हो जाते हैं। तो आई थिंक के ISF had played a wonderful role in my life. I was मैं, मुराद और फ़ारूक, मेरी याद में IK से केस प्ली किया था PM साहब से कि यूथ स्टूडेंट भी CEC, PTI के CEC में होने चाहिए। तो we were the 3 people who were included in the CEC for first time as a youngster 2010 में, and we were allowed to, हम ओपिनियन ले आए, PM ने, चेयरमैन ने कहा हाँ हसान, हाँ फ़ारूक, तो वो एक, अब कितनी बड़ी बात है, सामने वो जावेद, हाशमी, शाह महमूद, जहांगीर तीन बैठे और हमारा भी ओपिनियन लिया जा रहा था। तो ये एक्सपोजर था, ये बड़ा ज़बरदस्त था। ये आप एवी नहीं हमारे यंगस्टर्स को इतना परफॉर्म करते देख रहे, फ़ारूक, मुराद, जरताज, आलमगीर, अरसलान, एंड the list goes on। तो इस लिस्ट में हसान नियाजी साहब कब आएंगे अमली सियासत में? देखिए हमारे लड़के ना हर फील्ड में गए, ISF के 5-6 लड़के पंजाब में खाली वकालत में गए ना, उनकी ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस है कि जो वकला बार का इलेक्शन होता है ना, हम लड़कों का एक रोल है, सदर जो भी लड़ता है ना उसने हमारे दफ्तर आता है, क्योंकि उनको पता है ISF के लड़के हैं, जो लड़के वोटर तोड़ भी सकते हैं, वोट बना भी सकते हैं, उनका धड़ा लेके फिरते हैं। जो रेस्टोरेंट बिजनेस में गए, जो कंस्ट्रक्शन में गए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लिस्ट गोज ऑन, वी ऑल एक्सेल्ड। एंड वो जो कॉन्फिडेंस, जो पूरा गेम थी ना हमारी, वो पीछे ISF से इनहेरिट किया हुआ था, कॉन्फिडेंस और जुनून टू बी अ सक्सेस। तो वो हमने बड़ी कोशिश की। कई लड़के थे जो वैसे वीक थे, उनका ISF में ओवरऑल, ISF में भी मार खा रहे थे, मेहनत का शौक नहीं था, वो वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ISF के लोग अपनी अपनी फील्ड में जाके देव डन वंडर्स। एंड आई थिंक पॉलिटिक्स का जो फंडामेंटल है ना, वो एक्टिविज्म है। तो मेरे अंदर वो अभी भी और पहले भी थी। जाहिर है यार, मेरे पास कोई, आई डोंट हैव नॉट इवन, मतलब मेरे वालिद के पास भी ऐसा करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़, कि वो क्या हसान इलेक्शन लड़ लो। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये इज, डेमोक्रेसी इज कि कमर, मैं नहीं, आई एम नॉट वो ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी की ये जो आजकल वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, इसका फंडामेंटल ये इसकी बैकबोन ही पैसे पे है। द मनी इज ऑल अबाउट। इंग्लैंड ले लें, अमेरिका ले लें। अब अमेरिका में बताएं कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? इंडिया में ले लें, ठीक है, ऑल यू हैव टू बी सुपर सुपर रिच। एक आधा जमशेद दस्ती, मुराद सईद, फारूक हबीब इज नॉट द आइडियल केसेस, दे आर एक्सेप्शन इन द होल प्रोसेस एंड दे कैन नेवर डोमिनेट। द मनी इज फंडामेंटल इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड आई डोंट हैव दैट मनी। जब होगा लड़ूंगा, ऐसा वैसा लड़ूंगा, वकला की सियासत भी करूंगा इंशाल्लाह। मेरा दिल करता है मेयर का इलेक्शन लड़ने का, ये नहीं, बट आई कांट मेक इट मिशन ऑफ माई लाइफ। माई गोल इज बिगर देन ये बिकमिंग मेयर या MNA MPA। मैं PTI के 100 MNA MPA होंगे, उनकी गेम देख ले। मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मैं पंजाब में कहीं, सिंध, पूरे पाकिस्तान में कहीं जो आए, पीपल अप्रिशिएट माई वर्क, दे कंसिडर इट, दे एक्नॉलेज इट, और आई थिंक वो MNA MPA से ऊपर की चीज़ है। अच्छा न्याजी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि सियासत में हिस्सा लेने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, करोड़ों रुपए इलेक्शंस में लग जाते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की सियासत में, जहाँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब लोगों का हुक्मरान बनने के लिए अमीर होना क्यों ज़रूरी है? नहीं, ये तो आपके सामने ही है। गरीब तो अवाम ही गरीब है, हुक्मरान गरीब नहीं है। स्विस हो गया, पनामा हो गया, और एक दो और अकाउंट आए, लीक्स आए थे। यू नो द वेल्थ आवर नेशन कैरीज, वो यहाँ अरबपति खरबपति लोग हैं और उन्हीं की गेम है, हाउसिंग सोसाइटी वालों की गेम है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ये अमीर लोग हमारी सियासत को डोमिनेट कर रहे हैं? ये वैसे तो पूरी दुनिया है ना, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही चला आ रहा है। ये जो निज़ाम है ओवरऑल, अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इट इज डिपेंडेंट ऑन मनी। पैसा निकालें आप, फिर हम जैसे लड़के भी शायद आगे आ जाए। तो मनी रियली मैटर्स, इट इज नॉट इंटेलेक्ट दैट मैटर्स, इट इज मनी दैट मैटर्स। इंटेलेक्ट भी कहीं ना कहीं चल जाता है, कई जगह मेहनत भी चल जाती है, लेकिन पैसा के बगैर क्या है, आप खुद बताएं। आप खुद मुझे बताएं। ऐसे ऐसे वो, अब तो सियासतदानों ने अपने अपने टीवी चैनल्स खरीद लिए, वो चैनल खरीद लिए। क्यों खरीदे? कौन है? मैं तो नहीं ले सकता। अब मैं उस सियासतदान के खिलाफ खबर भी नहीं कभी चलनी, वो 2 नंबरी भी करेगा तो किसी ने बताना नहीं है, लेकिन मैं एक गाड़ी को ठुड्डा मार दूंगा तो मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। वो बंदे ने वो बंदा सोसाइटी बनाते हुए 10 बंदे मर्डर कर देगा, किसी ने खबर नहीं लगानी। जियो न्यूज, ARY, नेम इट। तो ये है डेमोक्रेसी इस टाइम इस मुल्क की, ये है फ्री मीडिया, ये है चलाता है, जिस सोसाइटी का ऐड चलाता है उसके हुनर के खिलाफ खबर नहीं देने को तैयार, जो देते हैं मर तड़के। जब सोशल मीडिया 3 दिन भौंकता है तो चौथे दिन जाके वो एक छोटी सुर्खी दे देते। तो एक सोसाइटी का ओनर था, उसकी बेटी ने घर जला दिया लाहौर डिफेंस में। बिल्कुल, खबर चली 1 मिनट की, वो बाद में ARY वालों को पता चलो की हो गया, इश्तिहार रुक जाएंगे। ये मलिक रियाज साहब का जिक्र कर रहे हैं आप, उनकी बेटी ने जो, लेकिन तो पाकिस्तान डेली में आप उनका नाम ले सकते हैं। आई नो, एंड ऑनेस्टली इस चैनल की ये खास बात है कि आप लोगों के का वो नहीं है, ये फ्री, वाकई फ्री वाला मीडिया है। ये नहीं है कि मेरे लिए कोई फिल्टर्स हैं, फलाने के लिए कोई फिल्टर है, लेकिन होता है। अगर द डे यू विल स्टार्ट टेकिंग मनी फ्रॉम देम, हो जाएगा। मैं ये भी समझता हूँ, लो इश्तिहार, लेकिन खबर है तो चला दो, चाहे इश्तिहार बंद होते हैं। दैट इज योर टेस्ट। तो आई थिंक द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मीडिया इज एज फ्लॉड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। बोथ आर, हाउ कैन यू बी फ्री इफ योर ऑक्सीजन इज मनी? वेरी वेरी वेल सर। हाउ कैन यू बी फ्री यार? पैसे ही तो फ्रीडम ले जाता है। आजाद बंदा कौन है? दरवेश होता है आजाद ना, हम कह रहे हैं दरवेश। और जी दरवेश है, दरवेश की क्या क्वालिटी है? उसके लिए पैसा हैज नो वैल्यू इन हिज लाइफ एंड दैट मेक्स हिम लाइक अ फ्री बर्ड। वो शाहीन बन जाता है। वो कहते हैं ना, वो जो शम्स तब्रेज और रूमी और उनके लेवल की गेम पहुंचने के लिए इनके लिए पैसा हैड नो मीनिंग। ये जो स्कॉलर्स थे हमारे, जो ट्रैवलर्स भी थे, और यार हम हर थर्सडे जाके पंजाब में ख़ास तौर पे और साउथ में हम डिफरेंट दरबारों पे जाते हैं सेंट्स के। ये दरवेश थे, स्कॉलर्स भी थे,
लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक कॉमन फैक्टर था, मनी डिडंट मैटर ना। ये आज़ाद लोग थे। मेरी नज़र में वो बंदा आज़ाद है जिसके लिए पैसा मैटर नहीं करता। बिल्कुल, वेरी वेरी वेल applies on media, applies on Hassan, applies on you, applies on parliament, democracy, judiciary, everywhere. बिल्कुल, वेरी वेल सेड नियाजी साहब। और अभी आपने फ्री मीडिया की भी बात की, और अभी हाल ही में हमने ये पीका का एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस देखा जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है, और उसका सेक्शन 20 जो कि अरेस्टिंग पावर्स को भी क्वॉश किया गया है। तो एज अ लॉयर आप इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की लीगैलिटीज़ को कैसा देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को पास कर पाएगी? ऑर्डिनेंस नॉर्मली बड़ी दफ़ा लैप्स कर जाता है। आई थिंक 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर लैप्स कर जाता है। या 6 या 3 है, मैं शायद गलत हूँ, आइदर 6 या 3 है। और क्योंकि जब तक बिल में पार्लियामेंट से पास ना हो तो वो इंटैक्ट नहीं होता रहता। सेक्शन 20 इज अबाउट क्रिमिनल डिफेमेशन। मैं आपकी रेपुटेशन हार्म करता हूँ और आप डेफेमेशन सूट फाइल करते हैं। अब मसला ये, पाकिस्तान में 3 फोरम है, सिविल डेफेमेशन, क्रिमिनल पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 500, 501। अब सेक्शन 20 पीका भी था। पीका और बाकी दो में फ़र्क ये, मोड ऑफ डेफेमेशन पीका कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है ना, तो इट गोज ऑन, सो FIA की डोमेन आ जाएगी, क्योंकि साइबर क्राइम के अंडर लिया है। अब नॉर्मल दिनों में इसकी सजा थी आज तक 3 साल, एंड इट वाज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जस्ट लाइक इट वाज नॉन कॉग्निजेबल अंडर पाकिस्तान पीनल कोड एज वेल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है पुलिस वाला या FIA वाला, he did not have the इख्तियार to register FIR, he could only submit a report to the court and the court could take action। ठीक है। अब हुआ ये कि इन्होंने उसको कर दिया 5 साल, कॉग्निजेबल कर दिया कि अफसर हैज द पावर टू अरेस्ट एंड रजिस्टर एन FIR, जो काइंड ऑफ मोहसिन बेग का केस भी शायद यही है कि, और मल्टीपल अदर केसेस हैं। शायद आपने नाम थोड़ी देर पहले आमिर मीर साहब का केस है, इमरान शफकत साहब का केस है। इमरान शफकत हो गया, मेरे खिलाफ हुई भी है, मेरे पे भी किसी ने एक और वीडियो बना के डाल दी, मैंने केस फाइल किया। वो अलग बात है कि उनकी 2 दिन में उनके खिलाफ एक्शन हो गया, मेरा 2 साल होने लगे, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो हुआ ना, और साथ कह दिया कि हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगा, 6 महीने में ट्रायल खत्म करना है। ये 2-3 अमेंडमेंट्स हैं इकट्ठे। और हाँ, सबसे स्केरी चीज इसमें कि डेफिनेशन चेंज कर दी, पीका में नेचुरल पर्सन्स लिखा हुआ था, उसको पर्सन कर दिया, और उसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड कर दिया। पाकिस्तान में अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और ऑर्गेनाइजेशन से डेफेमेशन अप्लाई नहीं हो रहा था उस पर। तो उन्होंने क्या किया, अब मतलब ठीक है, कोई लॉ तो होना भी चाहिए, तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन भी डेफेमेशन करे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन पीनल कोड, सेम वर्ड्स, सेम डेफेमेशन, डिफरेंट पनिशमेंट, सेम डेफेमेशन, डिफरेंट medium of defamation and different punishment. So I think there's a big problem over here. और the time of the law तो ज़ाहिर लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, बट अदरवाइज आई थिंक कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई लाइन ड्रॉ करनी। लोग बड़े अब्यूसिव हैं, लोग एक दूसरे की फैमिलियों को वर्बली बहुत नंगा कर देते हैं और वायरल हो जाती है पोस्ट। आई थिंक देयर हैज़ टू बी, कोई लगाम भी डालना है आवाम को, कोई करना है असल में। आई थिंक कोई प्रॉपर समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को भी, क्योंकि साइबर क्राइम में बड़े नालायक लोग बैठे हैं, तो आई थिंक ऊपर फेडरल गवर्नमेंट मिसगाइड हो रही है उनके हाथों। बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कोई मैकेनिज्म हो, क्योंकि हमारे यहाँ डेफेमेशन में आप किसी को करोड़ रुपया फाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले कई दफा अगले के पास अगले की वर्थ ही 10 लाख रुपए होती है, पूरा का घर मिला के करोड़ रुपए ना। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। पाकिस्तान में आप बड़े फाइन्स नहीं कर सकते, जिस तरह इंग्लैंड में $3 मिलियन कर दिया, $2 मिलियन कर दिया, $50,000, तो दैट्स अनदर हार्श रियलिटी। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में आई थिंक इन्होंने कॉग्निजेबल कर दिया उसको, क्योंकि हमारे यहाँ फाइन क्या, उस दिन मैं देख रहा था फाइन आया हुआ था 50,000 रुपए, डेफेमेशन का फाइन 50,000 था। उमर चीमा को मेरे ख्याल है जो जियो का उसको हुआ था
पेशावर हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, तो अगर फाइन भी फिर 5-10 लाख से किसको फर्क पड़ता है? मतलब अगर आप मेरे से पूछो, मैं शायद किसी की जिंदगी तबाह करके 5-10 लाख फाइन मुझे देना पड़ जाए, मैं कहता हूँ शायद। अब आप मुझे खुद बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मलिक रियाज है, वो डेफेमेशन कर दे आपके ऊपर नीचे, एंड में कल को फाइन हो 5-10 लाख रुपए उसको, ये तो कोई बात नहीं ना। देयर हैज टू बी सम बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ये भी ना लगे कि विंडिक्शन में बिना बन रहा हो। बिल्कुल नियाजी साहब, यू एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो ये पीका का ऑर्डिनेंस और उससे पहले भी अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है और जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखें जो हामिद मीर साहब हैं, वो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो उनके फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। आज उन्हीं के दौर में वो ऑफ एयर हैं। पीटीआई के दौर में जर्नलिस्ट को गोलियां लग रही हैं, उनके घरों के अंदर उनको जाके मार पड़ी है। अभी तक ना उसकी कोई तफ्तीश हुई है। मैं असतूर के केस की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अबसार आलम साहब वो शॉट नियर हिज होम, अभी तक उसकी कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है जो कि इमरान खान साहब, आप कह लें कि जर्नलिस्ट के फेवरेट पॉलिटिशियन होते थे, इक़्तिदार में आने के बाद वो इसी मीडिया को जिन्होंने उसको उठाया है उसी को ये स्ट्रेंगल और स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं? आई थिंक इसमें इट्स अ टू वे, ताली दोनों हाथों से बजती है। और एक ताली एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है, कुछ जो नाम आपने लिए इनमें से ये नजरियाती तौर पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट। एंड व्हेन IK इज इन गवर्नमेंट, इट्स ही कांट बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो अपोजिशन लीडर नहीं है, ही हैज़ टू एस्टैब्लिशमेंट साथ चलानी है। एस्टैब्लिशमेंट इज मुल्क का उसी तरह ही हिस्सा है जिस तरह एक ब्यूरोक्रेसी का एक फेडरल सेक्रेटरी हिस्सा होता है। तो जाहिर है आपने उनको भी चलाना है। अब उनको आप गालियाँ तो नहीं दे सकते जिस तरह हामिद मीर साहब चाहेंगे या असद तूर टाइप। मतलब मैं आई डोंट इवन कंसिडर हिम, जिस तरह की उसने वो शिफा पे वीडियो डाली, ही शुड अपोलोजाइज फॉर दैट एज वेल। ऑल्दो आई डोंट थिंक किसी को हाथ उठाना चाहिए, ऑल्दो आई माइट नॉट लाइक हिज जर्नलिज्म, इन फैक्ट आई फाउंड हिम लाइंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन हाथ नहीं उठा सकते, गोली नहीं चला सकते, मिसिंग पीपल नहीं बन सकते, मर्डर नहीं हो सकता। इसमें तो मैं इवन डिस्पाइट नॉट लाइकिंग असदुर, आई डिड कंडेम व्हाट हैपेंड टू हिम। खैर वो तो स्टेट ने किया भी नहीं था, वो तो एक पर्सनल मैटर है बाय द वे, इनसाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन ओवरऑल हामिद मीर को गोलियां लगी, अबसार आलम हो रही है ऐसी चीज। आई थिंक ये इसी वजह से और गालियां पड़ती हैं एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो पाती? चाहे तूर का केस आपने कहा अगर पर्सनल रीजंस है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट होगी? वो खाली जर्नलिस्ट का मसला नहीं है। साहिवाल वाकये में सलाउद्दीन जो डिसेबल ATM चोर जिसको बोल के मार दिया था, उसको किसने मारा? इस तरह के बेतहाशा वाकये हैं। ये खाली पे जर्नलिस्ट नहीं, वकील भी उठाते हैं। वो तो हमारा एक वकील उठा लिया, वो शुक्र है रातों रात स्ट्राइक हो गई तो फिर सुबह 8 बजे कोर्ट में सही सलामत मिला। तो ये तो प्रॉब्लम है। आमना जिंजुआ जर्नलिस्ट है, उसका मियाँ क्या था? एंड मल्टीपल, मेरा अपना सेकंड कजन था, उसकी लाश आई थी बाद में। सेकंड कजन बता रहा हूँ, मिसिंग रहा 2013 में। तो सलाउद्दीन नाम। तो देयर मल्टीपल पीपल, इट्स नॉट जस्ट जर्नलिस्ट। ये ओवरऑल दिस होल ये जो बदमाश जो है थग स्टाइल, इट हैज़ टू एंड। और आपको गाली नहीं बर्दाश्त, आप कानून को बेहतर करो। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक, चलो ये भी बेहतर है, आपने सेक्शन 20 अमेंडमेंट लिया है ना, ये भी बेहतर है। उस एक्शन से तो बेहतर है। ऑनेस्टली मैं कहता हूं उससे बेहतर है। थानों में कुट देना, टॉर्चर करना, ये चीजें, ये जंगली, ये जानवरों का निजाम है। आई थिंक वो आपको आप अपने सिर्फ दुश्मन बनाते हो। और जहां तक मेरा ख्याल है IK की बात हुई, देखिए कई चीजें इस निजाम में IK स्टिल ग्रिपिंग, लेट्स इट्स हार्ड। IK की हैज अ वेरी, इट्स नॉट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की टू और फर्क होती है, फर्क है IK इज ट्राइंग एंड ही इज इंप्रूविंग थिंग्स। और ये ज़हन में रखिए, इधर एक बहुत बड़ा मसला है, खाली इन जर्नलिस्ट का IK से ज़्यादा होगा। यार IK भी तो, अगर हामिद मीर इज क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर 2-3 years, तो IK का भी राइट है टू कंडेम हिम, टू नहीं, बट टू पुट हिम ऑफ एयर, उसकी जुबान उससे छीन लेना, क्या ये भी फेयर है? असल में आपको कई दफ़ा एडवाइजर्स भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ IK पे नहीं, वी कांट पुट इट ऑन IK। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है। मुझे पता है, मेरे खिलाफ जब पुलिस का छापा मार दिया PIC में,
मेरे खिलाफ इल्ज़ाम क्या, कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं था। इन्होंने पकड़ के, आई डोंट इवन नो, मैं आते सीसी मुझे पूछा आपने मेरे पे ऐसे कोई ना FIR में मेरा नाम, ना तोड़ फोड़, कोई डंडा हो हाथ में, कोई पत्थर हो हाथ में, कोई माचिस की तीली हो हाथ में, किसी को मुक्के मार रहा हूँ हाथ में। पहले समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। एज इन कोई क्राइम तो दिखाओ ना यार। मेरा जस्ट मेयर प्रेजेंस ऑन क्राइम सीन एंड यू आर अरेस्टिंग मी एज इफ आई एम अ टेररिस्ट। मुझे टेररिस्ट बना दिया ओवरनाइट। तो ये ऑब्वियसली कौन कर रहा था, वो राइट लेफ्ट में जो थे वही लोग ही कर रहे होते ना। अच्छा, ये अभी आपने शाह से ज़्यादा वफादार की बात की, तो अगर हम टीम की बात करें इस वक्त जो PTI की खास तौर पे जो मीडिया को डील कर रही है, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जर्नलिस्ट्स के खिलाफ बहुत सारी ट्रोलिंग की जा रही है, कुछ खातून सहाफ़ियों के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह आसमा शिराजी का आप एग्जाम्पल लें। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने वो आइडियल लोग सेलेक्ट किए हैं अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के लिए? मैं PTI के खिलाफ कई दफा बुजदार को क्रिटिसाइज किया, मैं लिखता हूँ PTI वाले मुझे गंदी गालियाँ निकालते हैं, वो ऑफिशियल थोड़ी होते हैं, वो PMLN में भी है, वो PDI में भी है, MQM के भी है, वो निकालते हैं गालियाँ यार, मुझे निकालते हैं 100। मेरा इनबॉक्स देख लो, किसने नहीं, मुझे PTI वाले मुझे भी कई दफा निकाल देते हैं। ये वो लोग हैं, जाहिल एक तबका है हर पार्टी में, जिनको ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जब आप पढ़े लिखे जाहिल हो ना और डिवाइस हाथ में हो, तो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास तो वोकैबुलरी नहीं है। आप एक अनपढ़ जाहिल हो, अनपढ़ जाहिल से मुराद पढ़े लिखे जाहिल हो, तो यू आर पढ़ा लिखा येट आप जाहिल हो, आपको ये नहीं पता आर्गुमेंट कैसे देना। आप क्या लिखते हो, हमजा यू आर डैश डैश, तू तो ये है, तू लफाफा है। ये तो फिर मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा जाहिल है। और एक टाइम पे जब हम भी पढ़े लिखे नहीं थे, जब A लेवल के राउंड थे, हम भी ऐसे बुकवास लिख देते थे, जेन्युइन ऐसे लिख देता था, क्योंकि आर्गुमेंट नहीं कई दिन आ रहा था, गूगल करके रिसर्च नहीं करनी आ रही थी। तो ये आसमा शराजी को पता है। हाँ, उसकी अगर एक शहबाज गिल से हुई है 1-on-1 टसल, वो एक सेपरेट चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा। गरीदा की होती है, जाहिर बीनिश की होती है, सारे भी पूरी तरह मरियम नवाज का पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी अपनी जगह एक एंगलिंग। लेकिन देखिए ये इल्जाम है, ये सबूत तो नहीं है इसका कोई कि वो उनकी यार क्या हो गया पूरा। देखो, मंसूर अली खान के प्रो PTI प्रोग्राम, एंटी PTI प्रोग्राम कर लो, यूल सी। हामिद मीर के कर लो, आसमा शिराजी के कर लो, काशिफ बासी के कर लो, कोई प्रो PTI नाम उठा लो, जर्नलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं के हैं। अरशाद भट्टी, फिर देखो ना, सबने पोजीशनिंग ली हुई है। ये तो आप हो जिसने भी पोजीशनिंग का, आप वो नहीं है, आप एक पैशनेट जुनूनी आदमी हो, ये सारे पोजीशन लेके बैठ गए अनफॉर्चुनेटली। और शायद इस मुल्क में निज़ाम ही ऐसा, यहाँ मिसिंग पीपल भी होते हो, तो यू हैव टू हैव अ पोजीशन कि कोई कल को बचाने भी आए। तो पोजीशनिंग है सबकी। लेकिन आई थिंक जो असल पॉइंट है वो ये है, जब आप 12-14 अरब से मीडिया बजट उठा के 2-3 अरब कर दो, तो कई चीखें फिर निकलती हैं, और निकलनी बनती भी हैं, उनका बनता है, वो शोर मचा रहे हैं। और वन ऑफ द रीजन आई थिंक द मीडिया हैज बीन वेरी रूथलेस एंड ब्रूटल टू IK, वन रीजन, ये नहीं कह रहा सिर्फ ये रीजन, इज बिकॉज जब IK ने उनके 10 अरब के फाइनेंशियल्स खींच लिए, तो उसका रिएक्शन आना तो रहा है। अगर कोई ना माने वो अपनी मर्जी, आई थिंक मेरे भी कोई पैसे जेब से निकाल ले तो मैं तो माइंड तो करूंगा। हमें वकीलों पे जब आता है कुछ, जब कोई अमेंडमेंट पास करने की कोशिश करती है, हम नहीं रिएक्ट करते। हालांकि शायद डीप डाउन देखा जाए वो अमेंडमेंट मुल्क की जरूरत भी हो रही होती है, लेकिन क्योंकि जब अपने पे आदमी कौन बर्दाश्त करता है। तो मेरा ख्याल है वो जो एडवर्टाइजमेंट बजट है, बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट हैज हैड एन इम्पैक्ट, जैसे आपने जिक्र किया। परसेप्शन है ना यार, मीडिया परसेप्शन बिल्डिंग तो कर देता है। फिर मेरे से पूछो, आपको पता है आधी दुनिया समझते मैंने गाड़ी चलाई है PIC की, और आई डू नॉट स्मोक, सो आई नेवर हैव वो माचिस की तीली या लाइटर, और वीडियो है, आई नो किसने चलाई है। वो CCBO से कहूँ वीडियो दे दे, नहीं तो मेरी भी, मैं भी जाऊंगा। मैं जो उस टाइम का CCBO, आप मेरे साथ अभी जाओ, वो कहेगा हाँ हसान ने भी जलाई थी। लेकिन दुनिया को तो यही लगता है, क्योंकि मीडिया ने मुझे ऐसा दिखाया। मंसूर अली खान टाइप बंदे ने यार मुझे दिखा दिया, सर्कल कर दिया, अरशद शरीफ टाइप कैलिबर है इनका। बातें सुनो इनकी यार, ये हमें दर्द देंगे, हक सच क्या है। मेरा तो कसूर नहीं है कि
लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की मुझे ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नियाज़ी साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड शख्स समझे जाते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि जब से ये नए DGI की अपॉइंटमेंट का हवाला आया है, तब से GHQ और PM ऑफिस के बीच में कुछ इख्तलाफात हो गए। पहले हमने देखा कि ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम एज द न्यू DGI उन्होंने बता दिया, लेकिन PM ऑफिस ने इस नोटिफिकेशन को करने में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा दिया। तो इस वक्त जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? आई थिंक ये पिछले 5 साल हर महीने 3 महीने बाद ये इशू उठता है, ये डेड हो जाता है। IK इज़ अ पेट्रियट, IK लव्स हिज कंट्री, IK हैज़ नो इंटरेस्ट आउटसाइड पाकिस्तान। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी उसके इंटरेस्ट यही, उसकी कब्र पाकिस्तान में बननी। तो IK इज़ डायट। तो ये जो रिफ्ट है ना, ये वही रिफ्ट है जिस तरह IK और फवाद की भी एक छोटे लेवल पे हो जाती है। IK और IK की सबऑर्डिनेट या IK और किसी, तो आई थिंक ये चलता है, रूमर उड़ता है, लेकिन आई थिंक कि वो वाली रिफ्ट नहीं जो हम आज से पहले सुनते रहे हैं पिछले एक दौरों में, क्योंकि IK ने तो कोई करप्शन नहीं की हुई। IK पे तो देयर इज नो नथिंग अगेंस्ट IK पे पता है क्या कहेंगे, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ना ये, बट लेट्स बी क्लियर, IK ने कोई करप्शन नहीं है, IK का कोई असासा बाहर नहीं है, IK नथिंग आउटसाइड पाकिस्तान। इनफैक्ट उसके बच्चे हैं जिनको IK 3 साल में अब से ऊपर हो गए विजिट नहीं करने गया, नॉट इवन ए सिंगल हॉलीडे IK हैज टेकन। दिस इज द PM पाकिस्तान हैज, और ही विल लुक एट द बेस्ट इंटरेस्ट। DGI भी एक कंपनी का 19वें या 20वें ग्रेड का अफसर ही है, कोई इतना वो तो नहीं है कि यू कांट जस्ट से कि IK कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद हिम और द चीफ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, होने भी चाहिए। दे शुड हैव एन ओपिनियन, IK शुड हैव एन ओपिनियन जो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में है, दोनों को मिलकर वो डिसाइड, ये तो नॉर्मल है। अब उसको सनसनी वो मसाला ये लग रहे हैं, कई दफा लगे हैं, नो कॉन्फिडेंस भी फेल हुआ है, कॉन्फिडेंस भी फेल हुआ है, अभी फिर आते आते अभी आज भी मुलाकातें हुई हैं, कल भी मुलाकातें हो रही हैं, रात को भी एक डिनर है। IK तारीख रकम कर रहा है, वो चाइना जा रहा है, रशिया जा रहा है, इंशाल्लाह प्यूटन को दावत देगा, प्यूटन आएगा, फिर चाइना जाएगा। वो और लेवल पे खेल रहा है, वो मुल्क को अमेरिका चेकमेट कर रहा है, वो चेकमेट से बचाता है। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये वो चीजें जो हम सुनना चाहते हैं। आई डोंट केयर पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन मैं अपने मुल्क एज ए यंगस्टर, आज भी मैं एक जगह बात कर रहा था, मैं जिस पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था उसकी स्टीम मुशर्रफ ने, रहमान मलिक जैसे लोगों ने क्रश कर दी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, क्रश कर दी। और जब मैं बाहर पढ़ने गया तो पाकिस्तान, ओ ओसामा बिन लादेन, ओ तालिबान, ओ ये, ओ सुसाइड। आई वॉज इन 2007-8 में अमेरिका स्टैनफोर्ड कोर्स करने गया, मुझे क्राउड में से काले ने कहा पाकिस्तान में तो वो मुल्क नहीं बम धमाके होते। मैं 17-18 साल का बच्चा था, मैं देख के परेशान हो गया, ये मुझे क्यों, मतलब वाई, 2007 की बात बता रहा हूँ। मैं शक्ल देख रहा हूँ कि यार इस बंदे ने मुझे, मैं वो सारे मुल्कों से कह रहे हैं कि अमेरिका की सॉकर, वो बास्केटबॉल, इंग्लैंड की सॉकर, वहाँ बेकम, ये यहाँ बात हो रही है ये। तो हम जिस मुल्क में बड़े हुए वो बड़ा सेल्फ स्टीम क्रश थी, तो IK ने हमारा इज्जत वकार उठाया है। उसमें थोड़ी चुभन होगी, थोड़े टीके लगेंगे, थोड़ा मैं बाहर जाता हूँ हर साल एक ट्रिप मारता हूँ, मुझे पता है अब नहीं दिल कर रहा है इंग्लैंड जाने का क्योंकि पाउंड महंगा होगा, तो ना जाओ, कुछ कॉम्प्रोमाइज करो। सैक्रिफाइसेस आर नीडेड, नीड ऑफ आर, और आपका लीडर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसने बच्चे सैक्रिफाइस किए हैं। जो बंदा हर महीने अपने बच्चों को एक वीकेंड मिलता था जाके इंग्लैंड, वो बंदा 3.5 साल अपने बच्चों को नहीं मिलने गया, तो एक छुट्टी नहीं की, संडे नहीं छुट्टी लेता यार। इसके अलावा आप, और करप्शन नहीं, कुछ टेक नहीं भाई, तो ये अफवाहें हैं, ये दब जाएंगी। ये कितनी दफा हुआ है। अगला IK विल बी इंशाल्लाह द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पूरा इक़्तिदार कंप्लीट करेगा, और अगला भी लेगा, और इंशाल्लाह उससे भी अगला लेगा, इंशाल्लाह अल्लाह इसको लंबी जिंदगी देगा। ये इसकी टीम भी इंशाल्लाह अगली दफा बहुत तकड़ी आएगी। इस दफा जो वीक लोग हैं इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे।
अच्छा नियाजी साहब, पहले इमरान खान साहब ने बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि जो आर्मी चीफ्स हैं उनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और जो उन्होंने कोट किया था कि इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब इतने संगीन जंग की सूरत हाल थी तब भी आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन जब वो खुद बरसरे इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक और एक्सटेंशन की बात की जा रही है, तो इसकी लीगैलिटीज के हवाले से और वैसे इसके इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, आपको क्या लगता है कि एक और एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? आई थिंक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू माइट भी कि नहीं मिलनी चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन देखो गोल आर्मी को ठीक करने नहीं आया, आई के मुल्क को ठीक करने आया, गोल ये है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल एंड इट हैपेंस, इट इज अ ग्लोबल आइडिया, फिनोमेना, फिलॉसफी, सोच है कि यू डू नॉट बेंड और कॉम्प्रोमाइज, यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द गोल, यू कॉम्प्रोमाइज फॉर द गोल। तो ये इतना लेट्स नॉट बी सो स्ट्रिक्ट। एक बंदा है बड़ा, उसके इर्द गिर्द कुड भी हर किस्म के लोग हैं, सम पीपल विच यू एंड आई नो, आईके के पास इसलिए नहीं बिकॉज आईके वांटेड है, दे आर इलेक्टेबल्स, दे आर मजबूरी, वो हर हुकूमत में भी आते हैं, कुछ वो शक्लें भी हैं, वो आईके के तो जाहिर है, आईके के तो फेवरेट सबको पता है कौन है, मुराद, सईद, फारूक हबीब, जरताज गुल, आलमगीर, समझ, आईके के फेवरेट हम सबको पता है कौन है, यंगस्टर हैं जो आईके के नजरिए पे जान देने वाले लोग हैं। तो ये जो 7 लोग हैं जो आईके, वी ऑल नो वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर दे गो, लेकिन जिस थिन मेजॉरिटी से हुकूमत आई है, अगली दफा प्रॉपर हुकूमत जब आएगी, आईके की 25-30 सीटें खाई हैं मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन में, और देर आर सीट्स स्टार्टिंग हो ख्वाजा आसिफ की सीट और 1-2 और हैं, पता है कैसे कैसे मिली सीटें। तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, आईके को नहीं, वी शुड नॉट अपनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, एंटी लेट्स से एंटी हसान नियाजी होना पे, लेट्स नॉट ट्राई टू बुलडोज समवन हु हैज ऑल हिज स्टेक्स इन दिस कंट्री और उसका कोई लेना देना नहीं, एंड ही इज, मतलब एक ए स्टार लाइफ से आए है ना, पीएम बने, चलो आप कह दो पीएम भी ए स्टार है, लेकिन क्या ए स्टार है, स्ट्रगल है उसकी, आपने उसको, आपको कुछ नहीं मिलता, आप उसकी मैरिज लाइफ टारगेट करते हो। व्हाट अ लेजेंड यार, व्हाट अ ग्रेट मैन, ही हैज डन, मतलब एस्ड एवरीथिंग, और लक नहीं है ये लोग कहते हैं किस्मत है, ये मेहनत है, ये अवाम की दुआएं हैं, ये अवाम की दुआएं, पीपल लव आईके, जो आईके के मानने वाले हैं, इतनी महंगाई कर दी, आईके फिर आएगा, मैं फिर रहूंगा, महंगाई मुझे भी हिट कर रही है आपको कर रही है, लेकिन आई नो कि जब आप आज चीमा एंड अदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इनको अरेस्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी काम करना बंद करती है, जब आप बुजदार को बदलते नहीं किसी के कहने पे, आईजी काम करना बंद कर देता है। तो डोंट ब्लेम आईके, ये निज़ाम बड़ा खस्ता हालत में हमें मिला है। बट नियाजी साहब, जब 2018 में ये इलेक्शंस हो रहे थे और यकीनन आपने पीटीआई को वोट दिया, तब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर खान साहब वज़ीर आज़म बने, और उन एक्सपेक्टेशंस को अगर आज आप रियलिटी से कंपेयर करें तो उन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में कितना फ़र्क है? आई थिंक हसान नियाजी जस्ट लाइक ऑल द अवाम एंड द वोटर्स सोच रहा था कि 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा, और ये कई मसले जो 10 साल में बदलेंगे, कई चीजें जो 5 साल में बदलेंगी। हसान नियाजी ने ये भी नहीं सोचा था कि इस साल एक ही हुकूमत में सारे गरीब आदमियों को 10 लाख का फ्री इलाज या 5 लाख का फ्री इलाज सेहत कार्ड की शक्ल में मिलेगा। तो कई हसान नियाजी गलत भी प्रूव, हसान नियाजी का दिल था कोर्ट कचहरी ठीक हो जाए, लेकिन वो आईके से बियॉन्ड है, जो मर्जी को माने ना माने, जुडिशरी में आईके कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जुडिशरी खुद ना अपने आप को बदलना चाहे। इसी तरह ही फौज में भी चीजें बेहतर होने वाली है, और फौजियों के भी कंसर्न जायज रहे हमेशा। जब करप्ट नस्लें बनाई आपने, जब आपने सरे महल बनाया, एवन फील्ड बनाया, जब आपने पैनामा में अकाउंट बनाए, स्विस बैंक्स में अकाउंट बनाए, तो जाहिर है फौजियों ने भी फिर वॉच डॉग बने रहे आपके ऊपर, जैसे घर उनका भी उतना ही जितना पीएम हाउस आपका है।
तो आईके इज अ डिफरेंट पर्सन और टाइम लगेगा, एंड आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड बाय आईके इन डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि यू नेवर नो किस टाइप का बंदा किस अदारे के ऊपर आके बैठ जाए, जिसको आईके टाइप एक ईमानदार, ऑस्टेरिटी वाला, गरीब की दर्द रखने वाला बंदा पसंद ना हो। क्योंकि कई यहाँ ऐसे लोग बैठे हो कहते हैं गरीब का क्यों सोच रहे हो भाई, आईके गरीब की दर्द रखने वाला बंदा है, और टाइम एंड अगेन ऑल हिज लाइफ ही इज प्रूवन हिमसेल्फ कि वो गरीब की दर्द रखने वाला बंदा है। 3-4 डेकेड का हिसाब लगा लें, यू रियलाइज। और आईके ने याद में इस मुल्क का वकार, इज्जत हमेशा उठाई है। इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ नेटो तो वो अमेरिका फिर बेस बनाना चाहता था। अब कई यहाँ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो चाहते थे दे दो बेस। आईके ने नहीं कहा। आईके अफगानी अवाम का भी दर्द रखता है, आईके हमारी अवाम का भी दर्द रख रहा है। आईके को पता है अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो हमारे मुल्क किसी पास से लगेगा, वरना हम भी तंग हो गए। और उसकी देखें कितनी कैंपेन की। तो आईके एक नजरिए वाला बंदा है। आईके बिलीव्स, वो जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, वो समझने वाले 10 साल बाद समझेंगे कि आईके ने पाकिस्तान का सेल्फ स्टीम, इज्जत जो है ना, हमारी इज्जत ही कोई नहीं थी। ये क्या फायदा अमीर मुल्क को, डॉलर आ रहा है लेकिन इज्जत कोई नहीं। अच्छा नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब आपके मामू भी हैं और आपने उनके साथ बड़ी क्लोजली काम भी किया है, तो आपका उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है? जाहिर है विद टाइम एक रिलेशनशिप इवॉल्व भी किया इन अ डिफरेंट वे। बचपन में स्टार्टिंग फ्रॉम पार्क में जाके उनके साथ रनिंग करना, उनके साथ कभी क्रिकेट भी खेलना, बसंत पे भी जाना, एंड देन आईके लाइफ चेंज्ड। आईके सीरियस होता गया एंड पर्सनालिटी, उसकी लाइफ बड़ी एक ही बिकेम लार्जर देन लाइफ, स्टेट्समैन बन गया। तो ही हैड हिज ओन पाथ नाउ, जिसमें कई इन मेनी वेज वी आर टू स्मॉल टू इवन फिट इन दैट पाथ। हमारे वो लेवल ही नहीं पहुंचा। अभी कहते हैं लेवल नहीं है आपका, वो ही नहीं है। तो विद टाइम आईके आई थिंक ज्यादा वो हो गया, he became more firm in his ways overall in life general, but I think I've learned a lot from him. बहुत कुछ सीखा है, बड़ा ख्वाब रखना सीखा है। आई थिंक शायद ईमानदारी का जो आइडिया इस्लाम ने दिया वो दुनिया में मुझे इंस्पायर सिर्फ आईके और घर से ही मिला। द वे ही रिस्पेक्ट्स आम आदमी, हिज एम्प्लॉइज, फिनोमिनल। ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने सीखने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मुझे अगर मैं कहता हूँ ना किसी को मैंने इम्प्लीमेंट करते देखे और अपनी पर्सनली देखा है कि यार ये बंदा वाकई यार देखो अपने एम्प्लॉय को कितनी इज्जत देता है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं, वो आईके से देखी है चीज़ें। फिर मतलब अच्छा टाइम वो गुजरा। फिर तो अब तो नाउ इज प्राइम मिनिस्टर। तो उनको जब मैंने अभी जीते ही थे तो मैंने उन्हें कहा, एक छोटा सा इन्विटेशन दिया, कहते अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो अब मेरा टाइम अवाम का टाइम है। तो ही रिफ्यूज्ड कि मैंने उन्हें एक बेसिकली दावत दी अपने रेस्टोरेंट, तो कहते अभी नहीं, अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जब मैं नहीं हूँगा तब आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये होते हैं लोग यार, ये है इंस्पायरिंग लोग हैं। मैं आई थिंक ये देखो कितना बड़ा सबक है। कोई और लोग मतलब ये हमें भी अंडरस्टैंड करना है कि बंदा किस लेवल पे सोचता है यार। लेकिन नियाज़ी साहब ये आपकी, क्योंकि आपने उनको एक बड़ी क्लोजली देखा है, बड़ी देर से देखा है, जब वो सियासत में इतने मुतहरिक नहीं भी थे, लेकिन अगर एज ए जर्नलिस्ट हम उनके करियर को फॉलो करें तो बहुत सारे ऐसे लोग जो शुरू में उनके साथ थे, जिसमें हामिद खान हो गए, अकबर एस बाबर हो गए, उसके बाद जहांगीर तरीन हो गए, जावेद हाशमी हो गए, और बहुत सारे लोग, मोहसिन बेग अब हो गए, हामिद मीर का भी मैं नाम इस लिस्ट में डाल सकता हूँ, जो इनके करीबी दोस्त थे, जिनके साथ एक पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़रूर थी या एक ताल्लुक था, लेकिन एक पर्सनल ताल्लुक भी था। वक्त के साथ साथ ये दोस्त, अलीम खान साहब हो गए, ये एक एक करके ये कश्ती छोड़ते गए। तो इसकी क्या रीज़न है कि ये अपने मेजर रिलेशनशिप्स जो थे उनको सस्टेन नहीं कर सके? देखिए ये जो एक बात है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आईके का एक पाथ सेट है, आईके का एक निज़ाम है, आईके एक सोच, आईके एक नज़रिया, आईके एक वो है, कॉज है। उसमें दोस्ती की गुंजाइश, दोस्ती और पर्सनल ताल्लुकात जब बच्चे नहीं 3 साल 3.5 साल में, लेट से यार एक बंदा है ही जिसको अपने बेटों से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं है, वो अपने मुल्क के टाइम को उनके टाइम के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा है,
जो किसी आज तक लीडर ने नहीं दी बाय द वे। इनके बल्कि बच्चे बाहर से अपने गोरे दोस्त लेके आके पीएम हाउस में पार्टी करते रहे। हमें इस तरह के लोगों हुक्मरानों की आदत है असल में, पता है। हमें समझ नहीं आ रही हमें मिल क्या गया बंदा, हमें पता ही नहीं। पता है एज अ फैमिली मेंबर आई कैन नॉट जस्ट गो इन पीएम ऑफिस। ऑफिस का मतलब है जो ऑफिस के एजेंडे में आता है ना काम, जो ऑफिस, जब तक वो काम है तो आसान एंटर हो सकता, वरना नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कि बस शुगल में आए जी आओ आओ यार हम पीएम ऑफिस चले। जिसने अपनी फैमिली, किसका दिल करता है यार कि अपनी फैमिली को कहे यार ये नहीं कर सकते। ये लोग देखें, कैप्टन सफदर अपना हल्का हजारा का चलाता था पीएम ऑफिस इस्लामाबाद से। यहाँ मियाँ वाली का हल्का नहीं चलता पीएम हाउस से। अभी बैठा दें, मुझे बैठाएं पीएम हाउस और मैं मियाँ वाली का हल्का देखें फिर कैसे सीधा करता हूँ। मुझे हाल अगले 10-15 साल भी कुछ सोचे। तो ये चीजें समझने वाली, अंडरस्टैंड हिम, ही इज थिंकिंग बियॉन्ड। उसमें कई दफा उसकी सोच फिर हामिद मीर या हसान या हामिद खान साहब, दे माइट नॉट बी बैड पीपल, लेकिन उस टाइम उस मौके पे आईके के साथ उनकी सोच क्लैश करती है। आईके माइट बी बेंडिंग फॉर द कॉज, दे माइट बी थिंकिंग आईके इज बेंडिंग कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉज। सोच तो अब जब ये सोच होती फिर लड़ाई होती है, बदमजगी आती, नॉर्मल है। आई थिंक व्हेन यू आर फ्रेंड्स यू शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस, दैट इज रूल ऑफ लाइफ। और आईके समवन जिसका हेल्प, जो पाकिस्तान के लिए भी जान दे रहा है, जाहिर है यार आप उसको ये तो ना आगे बताओ यार। देखो वो उसने एक सफर जिंदगी काटा है, और मैं देखता हूँ कि पीएम के पास आके ऐसे ऐसे लोग मशवरा देते हैं जैसे उसको पता ही नहीं कुछ, और क्या करे उसको आप सबसे ज्यादा पता है। ह्यूमन बीइंग्स में उसको अगर एक बंदे को सबसे ज्यादा पता है वो आईके ज्यादा क्या पता होगा। किताबी आदमी भी है, ये भी नहीं कि नवाज शरीफ की तरह पर्चियों में पढ़े। आप हमजा ये देखो, आज तक मुझे नहीं पता किसी मुल्क के हमारे लीडर, पाकिस्तान का लीडर, दुनिया के हर स्टेट चैनल, CNN, BBC, रशियन टीवी, अल जजीरा, फ्रांस का, जर्मनी का, चाइना का, बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि सिटी 42 पे दे रहे हैं इंटरव्यू। उनको बता रहे भाई, उनको बता रहे हैं कि भाई क्या गेम है अपनी। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? दैट इज हिज लेवल यार, क्रिज्मा है उसका, मुल्क का मौक़िफ़ रखता है जीवन के आगे जाके, दुनिया के आगे। और क्या है पाकिस्तान इस टाइम जहाँ खड़े हैं ना, वी नो बडीज, एंड येट ही इज गोइंग ऑन एवरी चैनल। और ये क्योंकि चैनल, ये वो चैनल है जो उनके लोग देखते हैं। आईके उन मुल्कों में जाके इस्लामोफोबिया लड़ रहा है, पाकिस्तान में बैठ के। आईके अपना अफगान वॉर का बता, अफगानिस्तान के हालात का भी बता रहे, इंडिया का भी। मोदी को इतना डिस्ट्रॉय किया ग्लोबली, आईके ने मोदी का इमेज टार्निश कर दिया। देखो ना, वो टीवी डिबेट का भी आईके चैलेंज ने दिया। इसी तरह ही लोकली किया इन अर्ली 2000, जब हामिद मीर के शो किए, तलत हुसैन का शो किया, शाहिद मसूद का शो किया, तब तो ये बड़े। बिल्कुल। तो क्या हुआ, आईके पॉपुलर हो गया आहिस्ता आहिस्ता हुआ। लोगों ने रियलाइज नहीं किया, एकदम देखा आईके इज एवरीवेयर। उसी तरह ही आईके बाहर के मुल्क के प्राइम टाइम पे बैठ के उनको बता रहे हैं दुनिया को कैसे चलना चाहिए, पीस का मैसेज दे रहा है, मोहब्बत का मैसेज दे रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दे रहा है। और हम कह रहे हैं कि यार ये बंदा को हमें समझ ही नहीं आ रही। वो 12-13 मुल्कों के टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स फतवा जो उनके मुल्कों में देते हैं, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उनको बैठा के इंटरव्यू कर रहे हैं। आईके is changing the generation as well, while आईके is changing the perception of Pakistan, and we need आईके badly. चलिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और नियाजी साहब, एंड में हम थोड़े लाइट टॉपिक पे बात करते हैं कि आपने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट भी खोला है जिसकी अब मल्टीपल ब्रांचेस भी हो गए। कड़क खेल, दो रेस्टोरेंट, स्पाइस ऑफ ईस्ट और कड़क खेल। हाँ, 2 ब्रांचेस हैं, एक गुलबर्ग, एक डिफेंस में। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स का काम करता था। जी जी। तो फिर मेरे दोस्त ने किया, मेरी बेगम को मैं हमेशा कहता हूँ काम शाम भी करो, तो उसको मैंने कहा ये तो हम शुरू करो। जाहिर है मैं फिर हेल्प तो जाहिर है फ्रंट पे आने का शौक है मेरे में, इतना टाइम एनर्जी है कि मेरा दिल करता है मैं शाम को भी कुछ करता रहूँ।
तो मैं जाके किचन में कभी खाने पकाए, उधर वायरल करता था, फेसबुक पे वीडियोस लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग बिगेस्ट ऑमलेट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि इतना सा होता होगा, ठीक था, बिगेस्ट पराठा मैंने इसने बड़े वो किए, खड्डा दुम्बा बनाया, दम पोक्त बनाई खुद, बड़ा मतलब एंजॉय। आई एम फूडी एज वेल, आई एम ट्रैवलर एंड फूडी। तो आपकी फेवरेट डिश टू कुक एंड टू ईट कौन सी है? दुम्बा कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई, आई लव कुकिंग, सही वाली ऑथेंटिक, जिसमें ऑयल नहीं डलता, पानी चर्बी नहीं से डलता, बनाते हैं, जो चर्बी से बनाते और वो जो जिसमें सिर्फ ना नमक पानी और डलता है ना चर्बी। ऑयल, जिसमें सिर्फ सब्ज मिर्च, सॉरी हाँ सब्ज मिर्च, क्योंकि स्पाइसी करना, और नमक, बस। कभी आओगे खिलाऊंगा, लकड़ी पे वो भी बनाऊंगा, चूल्हे पे नहीं। ये है मुझे, मैं आई लव फूड यार, खाने पे तो जान जाती है। अच्छा, वेरी नाइस। और नियाजी साहब, द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, सिंस यू आर कंसिडर्ड अ यूथ आइकॉन, जिसने एज अ यूथ फिगर लाहौर में और पाकिस्तान में बड़ा इन्फ्लुएंस गार्नर किया है, तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहें तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स वो फॉलो उनको करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले जो मैंने सीखे, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ़ करे, आई एम नॉट आई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मैं कहता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वी आर ऑल हेयर विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव अ रोल टू प्ले फॉर अ सोसाइटी। एक दूसरा, राइट रॉन्ग, कॉन्शियस, क्लियर, क्लीन, नीट, क्लीन इंटेंशन के साथ चलना चाहिए, ये होना चाहिए प्राइम बेसिक। इसके बाद आता है इस्लाम, इंसानियत, आपकी जॉब, नौकरी, आपकी फैमिली, लेकिन एक फाउंडेशन होनी चाहिए जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए ऑन द फैक्ट कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंसानियत है, जो खिदमत है, क्योंकि अल्लाह ने कई लोगों को कुछ लोगों से ज़्यादा दे दिया, किसी की वकालत इतनी ऊपर कर दी, किसी की नीचे है, तो जो ऊपर वाले की वकालत चली गई है उसका काम है हेल्प करे लोगों की, मुफ्त के केसेस करे, जिसको ज्यादा पैसा दे दिया उसकी हेल्प करो, जिसको एजुकेशन बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी हो, भाई अपनी लैंड क्रूजर बाद में बनाना, पहले एक दो घर में फ्री एजुकेशन पहुंचा दो, समझ रहे? तो मैं कहता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और राइट और रॉन्ग तो देखो यार, हराम हलाल जिसको बोल दो, राइट रॉन्ग बोल दो, गलत सही के मतलब उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। तो आई थिंक यूथ हैज टू अंडरस्टैंड, और कई दफ़ा आई फेल्ट एंड रियलाइज कि आपके मेंटोर, आपके पेरेंट्स आल्सो मिसगाइड यू, तो उनसे बच के मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ। आई थिंक हमें बता दिया गया कि बॉस इज ऑलवेज राइट, नहीं, समटाइम्स द फादर इज ऑल्सो रॉन्ग, तो यू हैव टू बी वेरी पिकी, क्योंकि देखो यार वो कई दफ़ा आप वो उसका दिल करता है कि यार मेरा बेटा बेस्ट पहने, मेरा बेटा बेस्ट, उस चक्कर में मारा जाता है बेटा। ये इमोशनल थिंकिंग, वो लव होता है ना, लव इज एन क्रेजी किस्म का इमोशन है, तो माँ बाप भी डिसीव हो जाते हैं। तो आई थिंक आप अपने इमोशंस को इतना ना करो। जाहिर है कई दफ़ा यू नीड अ लॉट ऑफ दुआएं, आपको नमाज में दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मियाँ मैं गलत ना करूँ, मेरे माँ बाप गलत एडवाइस ना दें, मैं गलत किसी की एडवाइस को सीरियसली ना ले लूँ, तो ये दुआ भी होती है। फिर गैप की हेल्प आती है कई दफ़ा, फिर एक हमजा टाइप बंदा आ जाएगा क्या सन भी ये क्या कर रहे हैं, और मैं एकदम रुकूंगा, क्या तो ये सही रहा था। तो देर आर वेज इन विच द गॉड अल्लाह ऑल्सो हेल्प्स यू, लेकिन उसका एक प्री रेक्विजिट है, यू मस्ट प्रे एंड यू मस्ट ट्राई। प्रे एंड ट्राई की गेम है टोटल लाइफ। That's a very good message, Niazi Saab, and it was a pleasure interviewing you for the Pakistan Daily. नहीं, थैंक यू हमजा, तुम्हारे साथ तो वैसे ही आई एंजॉय